स्वागत है दर्शकों हमारे YouTube चैनल दिशा पे। आज हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत या साइंस के अंतर्गत माने इसको ग्रीन हाउस गैस संबंधी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्रीलिम्स में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस जो है, इसकी अवधारणा 1824 में आपको दिख रहा होगा। 1824 में जोसेफ फ्यूरर नामक वैज्ञानिक ने दी ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा। ग्रीन हाउस जो है, अब सर्वप्रथम चर्चा करें यह क्या है। ग्रीन हाउस की अवधारणा जो है, इसको हम इस तरह समझें, ध्रुवीय खेती। ध्रुवों पर जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां पर साग सब्जी फल फूल की खेती करने के लिए कृत्रिम रूप से गर्म घर बनाया जाता है। मान लीजिए कि ये एक घर हुआ शीशा का, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, सब्जी की खेती लगाते हैं, सूर्य की उष्मा इसको प्राप्त होती है। अंदर जब गर्मी होती है तो इस गर्मी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ताकि चूंकि बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है, तो फिर पेड़ पौधे के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा की जाती है। पेड़ पौधे के लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा करने के लिए कृत्रिम रूप से गर्म घर बनाया जाता है, जिसको ग्रीन हाउस बोला जाता है। अब यही ग्रीन हाउस की परिस्थिति हमारे इस पृथ्वी के साथ पैदा हो गई है, जो हम नहीं बनाना चाहते हैं। कारण पेड़ पौधे का कटाव, ऑटोमोबाइल्स की संख्या बढ़ गई है, कल कारखाने बढ़ गए हैं, जिससे तरह तरह के केमिकल्स निकलते हैं और वातावरण दूषित होता जा रहा है। वायुमंडल हमारा जो है गर्म होता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती जा रही है। अब बराबर समाचार पत्रों में टीवी पे सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरा विश्व पीड़ित है और ये तेजी से आगे बढ़ता भी जा रहा है। नई समस्या पैदा हो गई है। क्या होता है इसमें, औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान जो है उसमें तेजी से वृद्धि होता जा रहा है, और इस तापमान की वृद्धि से ध्रुव पर जो जमे ग्लेशियर हैं, जहां भी बर्फ का बड़ा बड़ा चट्टान है, वो पिघलना शुरू हो रहा है। पिघलेगा तो स्पष्ट है कि कई द्वीपीय देश जो हैं, जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र है, वो डूब सकते हैं। समुद्र का जलस्तर में वृद्धि होगा, क्योंकि वह पानी तेजी से बर्फ से पिघल के पृथ्वी की तरफ आएगा। हमारा जैव विविधता का ह्रास होता जा रहा है, पर्यावरण असंतुलन की स्थिति पैदा होती जा रही है। इसके मुख्य कारण बस समझ लें, वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन हमारा पृथ्वी जो है वो गर्म होता जा रहा है। इसको सिंपली चित्र से देख सकते हैं आप। मान लीजिए कि सूर्य है और पृथ्वी है, तो सूर्य से जो किरणें आती हैं, सबसे पहले तो अल्ट्रावायलेट किरण को, यूवी को, ओजोन परत एक लेयर है जो हमारा रोकता है, लेकिन ओजोन परत में भी छिद्र होते जा रहे हैं, उनका भी मोटाई घटते जा रहा है। तो सूर्य की तीव्र किरणें पृथ्वी पर आती है। एक तो सूर्य की तीव्र किरणें लगातार पृथ्वी पर आती जा रही है। दूसरा क्या हुआ है कि पर्यावरण में पेड़ पौधे का कटाव करके, उद्योगों की संख्या बढ़ा के, तरह तरह के कल कारखाने लगा के, कई तरह की गाड़ियां, ऑटोमोबाइल्स जो है, इनसे जो धुआं निकलता है, वो ग्रीन हाउस गैस की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। अब ये मान लीजिए पृथ्वी है, वहां से जो भी उष्मा आई, पृथ्वी उसका कुछ भाग अपने अंदर सोख लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब यहां भी देखिए, महानगरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जमीन बचे ही कहाँ है, घास आपको दिखेगा ही नहीं, सड़कों का अंबार, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर, तो जमीन बचा का वहां भी प्लास्टर आपने कर दिया है। तो सूर्य की जो किरणें हैं उसको सोखने की क्षमता धरती की घटती जा रही है। एक तो इसको अवशोषित करने की क्षमता इसकी घट रही है, दूसरा जो सोख लिया, जो अवशोषित कर लिया, उसका कुछ रिफ्लेक्ट करता है धरती, पृथ्वी कुछ वातावरण में छोड़ता है। अब वो वातावरण में जो उष्मा छोड़ा, उसको फिर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर नहीं जाके ये ग्रीन हाउस गैस, मान लीजिए यहाँ सारे हमारे वातावरण के चारों तरफ फैले हुए हैं। CO2 है, CH4 है, जलवाष्प है,
ये सारे वातावरण में है और ये छोड़ी गई ऊष्मा जो अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त इंफ्रारेड, उसको ये सारे अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित कर लेते हैं तो चारों तरफ उष्मीय वातावरण बन जाता है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी गई है। और ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस ही है। ये चारों तरफ फैले हुए हैं और पृथ्वी द्वारा लौटाई गई उष्मा को ग्रहण कर पृथ्वी को गर्म किए हुए हैं और गर्म रखे हुए हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग भी जरूरी है लेकिन सीमा से बाहर नहीं। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ना हो तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाएगी। ग्रीन हाउस गैस जरूरी भी है लेकिन इनकी एक लिमिट होनी चाहिए, लिमिटलेस होते जा रहा है। अगर पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हो गई तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा, ये भी जरूरी है, यानी इसका पॉजिटिव पक्ष भी है कुछ, लेकिन ये अत्यधिक मात्रा में नहीं चाहिए। अब हम आते हैं, आप समझ गए होंगे ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस की स्थिति कैसे पैदा हो रही है, हमारा वातावरण कैसे गर्म हो रहा है। सूर्य ने जो उष्मा दिया उसको लौटाया गया लेकिन वो लौट के फिर ऊपर नहीं गया। ये सारे CH4, CO2 जलवाष्प, मीथेन, CFC, ये सारे इसको कैच करके रखे हुए हैं और पृथ्वी में गर्म पट्टी के रूप में आवरण बन गया है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा देते हैं। मुख्य रूप से प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन कौन है। कभी कभी कारण भी पूछे जाते हैं, कभी कभी इसकी अवधारणा का प्रयोग किसने किया वो भी पूछे जाते हैं। तो मुख्य रूप से आप कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है इसको याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए, जलवाष्प का योगदान ग्रीन हाउस की स्थिति पैदा करने में सबसे ज्यादा है। जलवाष्प, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यहां देखिए आप, इसका एक और नाम है लाफिंग गैस। देखिए ये तो एक तरफ से हंसाती भी है और ग्रीन हाउस गैस के रूप में रुलाती भी है। N2O लाफिंग गैस, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र कौन सा है, या फिर हिंदी में लिख दिया जाता है कि इनमें से लाफिंग गैस कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड। लड़का नाम में वो छात्र गलत कर जाते हैं, नाम में फंस जाते हैं। आजकल गलती नहीं होगी। देखिए सबसे रासायनिक सूत्र आसानी से याद आपको हो जाएगा। सिंपली सा ट्रिक सोचे आप, लोग हंसता कब है जब सांस लेते रहता है। हमारे नाक के अंदर 2 छिद्र हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। हमारे नाक के अंदर 2 छिद्र हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हंसते हैं। यानी रासायनिक सूत्र आपको हमेशा याद रहेगा, नाक के अंदर 2 छेद और ऑक्सीजन हम लेते हैं तो हम हंसते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का उपयोग भी जान लिया, शल्य क्रिया में, डेंटिस्ट्री में, सर्जरी में यूज किया जाता है मरीजों के दर्द को कम करने के लिए। यह एक मतलब एंजाइटी को कम करता है, आप तनाव में है तो उस तनाव को कम करता है, शांति सा फील करवाता है ये गैस, लाफिंग गैस। यानी जलवाष्प, CO, CO2, N2O ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, CH4, ओजोन, CFC, HFC, HCFC, SF6, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑप्शन में ये दिया रहता है इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, और नहीं है ये बराबर ऑप्शन में पूछता है कौन कौन नहीं है। हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसको कैसे याद रखेंगे ट्रिक से आप, हार कर ऑन किया, हार कर ऑन किया, हार मतलब HAR, हाइड्रोजन, आर्गन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, ये हो गया ग्रीन हाउस गैस वो नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है, अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप। CO, CO2 को एक साथ याद रखें आप, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में सर्वाधिक किसी का योगदान है, सर्वाधिक किसी का योगदान है। जलवाष्प एक अलग कैटेगरी हो गया, जलवाष्प में ही याद रखें CO, CO2 और N2O लाफिंग गैस को यूं याद रहेगा आपको क्योंकि ये प्रचलित है। मीथेन, ओजोन, देखिए दोनों में कुछ हिंदी उच्चारण में आपको समानता दिख रहा होगा। मीथेन, ओजोन, मीथेन, ओजोन। अब देखिए मीथेन जो है इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का उत्सर्जन भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए एक हमारा पशुपालन और कृषि दोनों ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अब ये जान लें पशुपालन और कृषि भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग में कारण है, मेजर कारण है। मीथेन का उत्पादन धान के खेत से होता है। धान की खेती जब होती है तो मीथेन गैस का उत्पादन होता है, वातावरण में जाके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा करता है। और मीथेन जो है एक पॉइजनस गैस भी है, जहरीला गैस भी है।
याद रखेंगे आप, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, धान की खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। पशुपालन में देखिए, जब पशु गाय भैंस जब वो जुगाली करते हैं या वो अपने भोजन को चबाते हैं, उस समय उनके मुख से भी CH4 का उत्पादन होता है। ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे, इसको बढ़िया से जान लें। गाय भैंस जो पशुपालन उद्योग भी हमारा जो है, पशुपालन उद्योग जो भी है हमारा, खेती और पशुपालन, ये भी मीथेन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में जैसे हम लोग का समय चल रहा है, मान लें वैश्विक महामारी ले इसको, कोरोना, मास्क हम लोग लगा रहे हैं, उसी तरह गाय भैंस के लिए भी मास्क की खोज की गई है जो CH4 के उत्पादन को कम करेगा। उस मास्क की ये खासियत है कि वो CH4 को H2O और CO2 में बदल देगा। हालांकि CO2 भी तो है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन कुछ तो इसका प्रभाव कमेगा, क्योंकि CH4 बहुत एक पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस है। जब गाय या भैंस जुगाली करते हैं जीव, तो उस समय CH4 का उत्पादन होता है। इसलिए उस मास्क की खोज की गई है। उस मास्क की एक खासियत है कि वो CH4 को H2O और CO2 में बदल देगा। आगे देखिए आप, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखिए ये ग्रीन हाउस गैस भी है और ये ओजोन परत के अवक्षय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी चर्चा हुई थी, समताप मंडल में ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट किरण को रोक के धरती को बचाता है। यदि अल्ट्रावायलेट किरण डायरेक्ट धरती पर पहुंचे तो वो त्वचा कैंसर का कारण बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नाम याद रखेंगे आप ऐसे, CFC, HFC, HCFC, यानी F से फ्लोरो, C से कार्बन, C से क्लोरो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ग्रीन हाउस गैस भी है और ओजोन परत का क्षय भी करता है। अब फ्रीऑन का नाम सुने होंगे, फ्रीऑन रेफ्रिजरेटर AC में यूज किया जाता है, जो हमारे ओजोन परत के अवक्षय का एक महत्वपूर्ण कारण है। फ्रीऑन्स का यूज AC और रेफ्रिजरेटर में होता है, फ्रिज में ठंडक पहुंचाने के लिए। वो ओजोन परत के अवक्षय का एक महत्वपूर्ण कारण है। CFC का ही एक रूप है वो फ्रीऑन। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये सारे आप याद रखेंगे, ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण उत्तरदायी गैस है। अब आते हैं हम, कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, क्यों हुआ था, किससे संबंधित था, इसकी पूछी जाती है आपसे, ये भी याद रखेंगे। सारे प्रयास जो इधर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 वैश्विक सम्मेलन है और उसमें वातावरण के संतुलन, पृथ्वी को बचाने के ही उपाय किए गए, उस पर सम्मेलन किया गया, विचार विमर्श किया गया, कुछ नए नियम कानून बनाए गए जो वैश्विक स्तर पर लागू किए गए पर्यावरण संतुलन के लिए। देखिए 1972 में हुआ पर्यावरण संरक्षण का पहला जो हुआ सम्मेलन, वो स्टॉकहोम में हुआ। वो 1972 तिथि बराबर पूछी जाती है, याद रखेंगे इसको, और इस जगह का नाम स्टॉकहोम। 1987 में हुआ ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित खास करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कई बार पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ऑप्शन दे देगा, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित, आप मारेंगे ओजोन परत संरक्षण से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। 1992 रियो सम्मेलन, जिसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी बनाया जाता है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, जगह का नाम रियो डी जेनेरियो। 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में है, इसको याद रखिएगा। यह सम्मेलन जो है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित था, इस पर विचार विमर्श किया गया और कार्बन क्रेडिट की अवधारणा वहीं से आई। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित था, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है 1997 में। अब एक बात आता है कार्बन क्रेडिट, इससे संबंधित भी छोटा सा जानकारी आप रख लें तो बड़ा सा मैटर है। लेकिन कार्बन क्रेडिट क्या होता है, एक क्रेडिट यदि किसी देश के पास एक कार्बन क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब साख, एक कार्बन क्रेडिट किसी देश के पास है तो वह देश 1000 kg CO2 का उत्सर्जन कम कर रहा है। एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1000 kg CO2, यानी 1 टन CO2। इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कार्बन क्रेडिट बराबर कितना kg CO2, 1000 kg CO2। इसको सिंपली समझे आप, कार्बन क्रेडिट क्या है। मान लें कि वैश्विक स्तर पर कहा गया कि
एक लिमिट निर्धारित किया गया कि 45 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो है सेफ है, मतलब इतना आप कर सकते हैं। तो देशों के बीच कहा गया कि अगर आप उससे कम उत्सर्जन करते हैं तो आपको क्रेडिट दी जाएगी। मान लीजिए कि 45 टन बोला गया सेफ है, और कोई देश मान लीजिए 40 टन ही उत्सर्जन किया CO2, तो उसको 5 टन का CO2 का क्रेडिट मिल गया उसको, वो बेच सकता है इसको। अक्सर विकासशील देश CO2 का उत्पादन कम करते हैं क्योंकि वहाँ उद्योग धंधे कम होते हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जमीन वातावरण साफ होता है, ऑटोमोबाइल्स कम होते हैं, तो वहाँ पर CO2 का उत्पादन कम होता है। विकसित देश में ज़्यादा उद्योग धंधे होते तो ऑटोमेटिक CO2 ज़्यादा उत्पादन होगा, जनसंख्या ज़्यादा होती है, या फिर मान लें कि पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, पेड़ पौधे कम है तो CO2 का अवशोषण कम होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में CO2 को पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं, यानी पेड़ पौधे भी बहुत जरूरी है CO2 को कम करने के लिए। तो मान लीजिए 45 टन था इंटरनेशनल लिमिट जहां पे वो उत्सर्जन सेफ माना जाता है, लेकिन किसी देश ने 40 टन ही उत्सर्जन किया, 5 टन CO2 का उसको कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। यही है कार्बन क्रेडिट, जिसको बाजार में बेचा जाता है। कुल मिला के आप ग्रीन हाउस गैस के संदर्भ में लगभग चीज जान गए हैं। कौन नहीं है याद रखिएगा, हार्कर ऑन किया, हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कैसे होता है वो भी समझ गए आप। सूर्य से किरणें आती हैं, लौट के फिर नहीं जा पाती हैं और वातावरण गर्म होता जा रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ ये सारे चीज जो है CO2 जलवाष्प, N2O, मीथेन, ओजोन, CFC, HFC, HCFC, SF6, इसका वातावरण पृथ्वी के चारों तरफ ज्यादा बढ़ गया है, ये सारे फैले हुए हैं और ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को कैच कर लेते हैं और वातावरण गर्म होता जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होती जा रही है। देख ही रहे हैं प्रभाव, ठंड में ठंड नहीं। उसके बाद ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर जो बर्फ का बड़ा बड़ा चट्टान होता है वो पिघलेगा तो पृथ्वी पर पानी की मात्रा बढ़ेगी और द्वीपीय देश सबसे पहले खत्म हो जाएंगे, जो समुद्र के किनारे हैं, हमारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब बड़ी खतरे की स्थिति में आ जाएगा। हमारा जैव विविधता खत्म होता जा रहा है, जलवायु परिवर्तित होती जा रही है, बेमौसम बरसात, ठंड में गर्मी, देख ही रहे हैं। यानी यही पूरा चीज मैटर है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आशा है आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।